दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर हैं यहाँ पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लॉर्ड वेलेजली के बारे में और जॉर्ज बार्लो के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों मिंटो प्रथम के बारे में भी पढ़ा जाएगा। ये जितने लोगों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी बंगाल के गवर्नर जनरल रह चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी को आप जब समाप्त करेंगे तो इसके बाद बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो बन जाता है भारत का गवर्नर जनरल, तो वहां से टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो इस तीन टॉपिक को दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इन तीनों गवर्नर जनरल और इन तीनों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जहां आपको बहुत ज्यादा डाउट होता है, उन सभी प्रश्नों पर भी चर्चा किया जाएगा। याद रखिएगा आज हमारा जो है 97 लेक्चर है। इसके पहले दोस्तों 96 लेक्चर आपको दिया जा चुका है, जिसमें से 45 लेक्चर आपके एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित है, 46 से लेकर 91 तक की क्लास जो है वो मिडावल हिस्ट्री से संबंधित है, और 92 नंबर से स्टार्ट हो चुका हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से कि जिन बच्चों ने सीरियल से नहीं देखा वो शुरुआत से देखेंगे। अगर किसी तरह से उनका पीछे का सीरीज छूट गया है और आज ज्वाइन कर रहे हैं क्लास या बीच में कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो भी समय निकालकर एक दिन में आप 3-3, 4-4, 5-5 क्लास बहुत आराम से देख सकते हैं, क्योंकि क्लास बहुत छोटी है, आधे घंटा 35 मिनट 40 मिनट की क्लास है दोस्तों। तो ऐसे में आप 3-4 क्लास एक दिन में कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो लगभग 20-25 दिनों में आपकी पूरी की पूरी क्लास कवर हो जाएगी, ठीक है। तो पीछे की सीरीज को जरूर पढ़ें, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे का ही पढ़ते चले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2881 से लेकर के 2910 तक के सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। किस तरह के सवाल आज की क्लास में होंगे दोस्तों, मान लीजिए एक पल के लिए आपसे आपकी परीक्षा में सवाल पूछ दे अमृतसर की संधि। आपको तो पता होगा अमृतसर की संधि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। संधि कब हुई थी और उस पर अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर किसने किया था। अब क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। सभी को पता है कि अंग्रेज और पंजाब के राजा के बीच में संधि हुई है, 1809 ईस्वी में संधि हुई है, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर किसने किया तो ये आपको नहीं पता दोस्तों। ऐसे में दिमाग में ये आएगा कि 1809 में मिंटो प्रथम था, तो शायद मिंटो प्रथम ने हस्ताक्षर किया, लेकिन ऐसे में जवाब आपका क्या है, गलत हो जाएगा। तुक्का वाला जवाब तो एकदम गलत होना ही होना है, ठीक है। आगे देखिए, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था। अगर सवाल आए कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था और कौन सा ऐसा राज्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, हालांकि अंत में जाकर संधि किया गया, उसके बाद स्वीकार करता है, लेकिन अपने इच्छा से दोस्तों उसने स्वीकार नहीं किया था, और यह सवाल परीक्षा में आता है। दोनों तरह के सवाल पूछ सकते हैं। अगला लिख रहा है, भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किसने किया था, ठीक है। तो आप यहां जरूर पढ़ेंगे दोस्तों वेलेजली के बारे में, लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, वेलेजली ने सबसे पहला प्रयोग नहीं किया था, ठीक है। वेलेजली के पहले भी कोई ऐसा शासक रहा है भारत में जिसने भारत में सहायक संधि की नीतियां अपनाई हैं, वेलेजली बाद में आता है, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा जाता है, तो बहुत आसान सा सवाल है। सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी, किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। इस तरह के बेहतरीन सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए समय न जाया करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच बनाए गए हैं। बहुत सारे बच्चों को पेशेंस नहीं है दोस्तों, थोड़ा पेशेंस रखिए। क्या है ना, स्टडी 91 पर कोई अचानक से चमत्कार नहीं हो जाता कि हम एक साथ 10-20 बैच लॉन्च कर दें, ठीक है। हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, यही काम हम किताबों में करते हैं और यही काम हम अपने कोर्स में करते हैं। किताब बनानी हो चाहे कोर्स बनाना हो, समय तो लगेगा, ठीक है। और समय लगेगा तो समय आप देंगे नहीं तो क्वालिटी वाली चीजें आपको मिल नहीं पाएंगी। सिंपल सी बात है, मैं आपसे कहता हूं कि आप इतिहास का एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, और बढ़िया नोट्स जिसमें से एग्जाम में चीजें फंस जाएं, ठीक है। तो आप ईमानदारी से बताओ समय लगेगा कि नहीं। केवल कॉपी पेस्ट करने से तो काम चलेगा नहीं, या कोई एक किताब के माध्यम से तो आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो ऐसे में 10-20 किताबें रखनी होंगी, बहुत सोचना होगा, समझना होगा, फिल्टर करना होगा, और तब आप नोट्स बनाओगे तो समय लगेगा। और समय लगेगा तो क्वालिटी कंटेंट वाली चीजें भी मिलेंगी। कम समय में कम क्वालिटी वाली चीजें मिलेंगी, ज्यादा समय लगेगा तो ज्यादा क्वालिटी वाली चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो थोड़ा समय लग रहा है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। चलिए, पहला सवाल ही मैंने ऐसा रखा है कि तमाम धुरंधर जो इतिहास के होंगे, जिनको लग रहा होगा कि इतिहास बड़ा आसान विषय है, उनका दोस्तों बोलती बंद हो जाएगा इस पहले सवाल से, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा सवाल क्या पूछा जा रहा है। लिख रहा है, सर जॉन सोर के बाद अस्थाई गवर्नर जनरल के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों इसके पहले भी हम एक बार अस्थाई गवर्नर जनरल के बारे में पढ़े थे। हम पढ़े थे दोस्तों वारेन हेस्टिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे, शुरुआत में हमने पढ़ा था वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। और वारेन हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड था दोस्तों 1772 से लेकर के 1785 ईस्वी का था। और हमने आपको भी पढ़ा था कि वारेन हेस्टिंग ने पिट्स इंडिया एक्ट आने की वजह से दोस्तों अपना इस्तीफा दे दिया था। और जब वारेन हेस्टिंग ने अपना इस्तीफा दे दिया तो ऐसे में मजबूरी में क्या करना पड़ा दोस्तों,
एक अस्थाई गवर्नर जनरल को नियुक्त करना पड़ा था। ठीक है, अस्थाई गवर्नर जनरल को दोस्तों, गवर्नर जनरल को नियुक्त करना पड़ा था। और तब मैंने बताया था आपको मेटफर्सन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेटफर्सन को यहाँ दोस्तों क्या चुना गया था, अस्थाई गवर्नर जनरल के रूप में चुना गया था सर जॉन मेटफर्सन को, सर जॉन मेटफर्सन को, मेटफर्सन। ठीक है, मेटफर्सन को दोस्तों याद रखेंगे, ये नियुक्त किया गया था उस समय में, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कौन आता है, कॉर्नवालिस आता है, और कॉर्नवालिस के बाद में दोस्तों कौन आ जाता है, सर जॉन शोर। ठीक है, अभी हम दोस्तों विलेज अली के बारे में पढ़ने चले, लेकिन विलेज अली से पहले एक अस्थाई गवर्नर जनरल दोस्तों जॉन शोर के ठीक बाद दोस्तों अपॉइंट किया गया था। आपको बताना उस अस्थाई गवर्नर जनरल का नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, अस्थाई गवर्नर जनरल का नाम क्या था, तो याद रखिएगा अलर्ड क्लार्क। क्या नाम था दोस्तों, सर अलर्ड क्लार्क। जी हाँ दोस्तों, सर अलर्ड क्लार्क याद रखेंगे। यह अस्थाई गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए थे दोस्तों। सर जॉन शोर के ठीक बाद दोस्तों इनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, अच्छा कब से कब तक दोस्तों, टाइम पीरियड इनका क्या है, तो याद रखेगा मार्च 1798 ईस्वी से लेकर के ये रहते हैं, थोड़ा नहीं मतलब बहुत थोड़े से समय के लिए, मार्च, अप्रैल और मई 1798 में दोस्तों इनका क्या हो जाता है, यहां से तबादला हो जाता है। ठीक है, तो केवल 3 महीने के लिए दोस्तों इनको अस्थाई गवर्नर जनरल के रूप में दोस्तों अपॉइंट किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अभी तक क्या होता रहा है कि सामान्यतः आपके परीक्षा में गवर्नर जनरल से सवाल पूछा जाता है, अस्थाई गवर्नर जनरल से सवाल नहीं बनता है। लेकिन जिस दिन पूछना शुरू करेगा उस दिन आपको याद आएगा, मेटफर्सन के बारे में भी याद आप करेंगे और यहाँ क्लार्क के बारे में भी याद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा है सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की थी। जी हाँ दोस्तों, सहायक संधि की पद्धति दोस्तों किसने स्टार्ट किया था, भारत में दोस्तों किसने स्टार्ट किया था। तब हम जब पढ़ते हैं गवर्नर जनरल के बारे में, तब हम पढ़ते हैं दोस्तों लॉर्ड वेलेज अली के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं कि लॉर्ड वेलेज अली ने क्या किया था दोस्तों, लॉर्ड वेलेज अली ने इस सहायक संधि की पद्धति को दोस्तों शुरू किया था। और कब शुरू किया था, तो जब ये आया था। और आया कब था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक। जी हाँ दोस्तों, 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा दोस्तों, भारत का नहीं बंगाल का गवर्नर जनरल कौन रहा दोस्तों, तो याद रखेंगे लॉर्ड वेलेज अली था। ठीक है, आगे पढ़िए। लिख रहा है कि किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा जाता था। तो दोस्तों लॉर्ड वेलेज अली को ही क्या कहते थे, बंगाल का शेर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, इसके पीछे भी आपको रीजन दे देता हूं मैं। ठीक है, लॉर्ड वेलेज अली को भी क्या कहा जाता था, बंगाल का शेर कहा जाता था। दोस्तों जब आपने जॉन शोर के बारे में पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था जॉन शोर जो है ये अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। किसको, हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था, कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया। इसका कार्यकाल ऐसा था कि कहीं युद्ध तक नहीं लिया, इसने किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। तो बड़ा शांतिप्रिय तरीके से दोस्तों इसने राजपाट को चलाया है। लेकिन वो अंग्रेजों के लिए शोभा थोड़े देता था। ठीक है, अंग्रेज तो चाहते थे कि हम लड़ाइयों में हिस्सा लें, किसी की तरफ से लड़ाई करें, किसी दूसरे को हराएं, उसके जमीन को कब्जा करें, अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लें, किस तरह से भू राजस्व ज्यादा से ज्यादा मिल पाए, किस तरह से हमारे क्षेत्र विकसित हो पाए, ये तो अंग्रेजों की लालसा थी ही। तो ऐसे में जॉन शोर के साथ काम करना है थोड़ा सा अंग्रेजों को कम भा रहा था, इसलिए जॉन शोर को वापस भेज दिया गया और उसके स्थान पर वेलेज अली को लाया गया। और वेलेज अली आया ना, तो देखिए साम्राज्य का विस्तार कैसे हो रहा है। इसने सहायक संधि को लाया कि जो छोटे छोटे राजा थे उनके साथ सहायक संधि किया और उन राज्यों को दोस्तों अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। धीरे धीरे दोस्तों एक एक करके सबको मिलाने लगा, तो भाई अंग्रेजी राज्य का विस्तार होने लगा ना। इसलिए कहा गया भैया ये शेर है, ये बंगाल का शेर आया है जो क्या कर रहा है, बहुत स्पीड में साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। क्योंकि इतना ज्यादा साम्राज्य विस्तार तो वारेन हेस्टिंग, चाहे कॉर्नवालिस या जॉन शोर के कार्यकाल में भी नहीं हुआ, जितना ज्यादा विस्तार किसके समय में हो रहा है, वेलेज अली के समय में हो रहा है। क्योंकि ये सहायक संधि की वजह से दोस्तों तमाम लोग, तमाम अगल बगल के जो छोटे मोटे राजा थे वो सहायक संधि को स्वीकार करते हुए इस अंग्रेजी राज्य में दोस्तों अपना विलय कर लेते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। सुनिएगा कैसा कैसा प्रश्न बनता है। देखिए इस सीरीज को देने से एक लाभ आपका यही है कि आप ना पूरे चैप्टर पर देख पाते हैं कि सवाल कैसे बनते हैं परीक्षा में, और हूबहू ऐसे ही सवाल बनते हैं दोस्तों। इससे ज्यादा सवाल बन ही नहीं पाएगा। आप कोशिश करिएगा, आप ना देखिए आजमाएंगे कैसे, मैं बार बार आपसे कहता हूं कैसे आजमाएंगे कि ये सारे सवाल सही हैं कि परीक्षा में ही आते हैं कि नहीं आते हैं। आप किसी भी किताब में जहां इतिहास के प्रश्न हो और जहां किसके प्रश्न दिया हो, वेलेज अली का और बार्लो का, मिंटो का सवाल दिया हो, उन सारे सवालों को हल करिए।
अगर एक भी सवाल आपसे हल नहीं होता है तो मुझे कमेंट करिए कि सर ये वाला टॉपिक आपसे छूट गया है और ये हमसे हल नहीं हो पा रहा है, आप बताइए तो सही। तो मुझे भी लगेगा ना कि हाँ कैसे मुझसे स्किप हो गया, मैंने उस सवाल को क्यों नहीं शामिल किया, या फिर कहीं ना कहीं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आ ही जाएगा। ये मेरा पूरा प्रयास रहता है। आगे देखिए, लेकिन अब भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किसने किया था। हाँ देखिए, अगर आपसे सीधा सीधा अभी पीछे सवाल पूछा है कि भारत में सहायक संधि की पद्धति दोस्तों किसने शुरू किया था, तो आपने बताया वेलेजली ने। लेकिन दोस्तों अगर कभी भी ये जानने का प्रयास करें कि भारत में पहली बार सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था, तो याद रखिएगा अंग्रेजों ने नहीं, उस समय दोस्तों फ्रांसीसी गवर्नर था। यहां दोस्तों फ्रांसीसी गवर्नर था, नाम था डुप्ले। क्या नाम था दोस्तों? डुप्ले नाम था, नाम सुना होगा आपने, नाम था डुप्ले, ब्लू वाटर पॉलिसी वाला डुप्ले, याद रखेंगे। तो डुप्ले जो था दोस्तों, इसी ने दोस्तों पहली बार इस सहायक संधि का प्रयोग किया था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में रहता है कि वेलेजली ने किया है, लेकिन वेलेजली के पहले अगर कभी जानने का प्रयास करें तब आप बता दीजिएगा कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने दोस्तों इसका प्रयोग किया था, ठीक है। आगे लिख रहा है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था। दोस्तों ये सवाल आपसे पूछता है, ठीक है, कि जो सहायक संधि को स्वीकार किया और स्वीकार करने वाला दोस्तों पहला भारतीय राज्य कौन था, तो याद रखेंगे सबसे पहले 1798 ईस्वी में। देखिए आपको तो ये भी पता है कि 98 में दोस्तों एंट्री होती है, 98 में ही किसकी एंट्री होती है, तो वेलेजली की एंट्री होती है, वेलेजली की एंट्री होती है। और आते ही याद रखेंगे वेलेजली ने दोस्तों सबसे पहले दोस्तों किसको टारगेट में लिया है, तो हैदराबाद को। 1798 में हैदराबाद का जो निजाम था दोस्तों, उसने दोस्तों सबसे पहले सरेंडर करके सहायक संधि को स्वीकार किया था। इस प्रकार सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा हैदराबाद, ठीक है। कई जगह पे दोस्तों अवध आपको मिलता है, अवध मत करेगा, हैदराबाद करेगा। अवध तो दोस्तों 3 साल बाद 1801 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार करेगा, अभी उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। सवाल टेक्निकल तरीके से पूछता है और उसकी टेक्निकलिटीज को आपको समझना पड़ेगा। लिख रहा है वेलेजली के समय सहायक संधि पर किसने हस्ताक्षर किया, तो आपके मन में भी आ रहा होगा। और मैंने सोचा कि 10-5 क्वेश्चन बनाने से अच्छा एक ही क्वेश्चन में इसको क्या कर देते, लिख देते हैं। तो लिख रहा है वेलेजली के समय में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला कौन था दोस्तों, तो सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों हैदराबाद ने स्वीकार किया, ठीक है। जो आपको सीक्वेंस दे रहा हूं दोस्तों उसी सीक्वेंस में रखिएगा। तो 1798 में हैदराबाद ने स्वीकार किया। 1799 में आपको याद हो ना हो मैं याद दिला दूं आपको, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और टीपू सुल्तान को हरा दिया गया था, मार दिया गया था, मृत्यु हो जाती है उसकी। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, वाडियार वंश का दोस्तों वहां पर राजा चुन लिया जाता है, ठीक है उसके, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके ठीक बाद दोस्तों हैदराबाद के ठीक बाद ये मैसूर आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब टीपू सुल्तान मर गया तो जाहिर सी बात है मैसूर को भी कहां मिला लिया गया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अब मैसूर के ठीक बाद दोस्तों तंजौर को मिलाया गया। मैसूर के बगल में क्या था दोस्तों, तंजौर। इसको मिलाने के बाद तब उत्तर की तरफ ये सब आए और उत्तर में आकर दोस्तों 1801 में अवध को मिलाया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले हैदराबाद मिला है, फिर मैसूर मिला है, फिर तंजौर मिला है, फिर जाकर के दोस्तों अवध मिला है। अवध यहां पर आता है 1801 ईस्वी में दोस्तों अवध की बात आती है। फिर दोस्तों राजस्थान की तरफ जाते हैं तो राजस्थान में या पूछता है सवाल आपसे कि राजस्थान में किस राजपूताना राज्य ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया। सवाल सुनिए ध्यान से, राजस्थान में या राजपूताना राज्यों में सबसे पहले किसने स्वीकार किया सहायक संधि, तो पहले दोस्तों जोधपुर ने किया, बाद में जयपुर ने किया है। पहले किसने किया है, पहले जोधपुर ने स्वीकार किया है और बाद में किसने किया दोस्तों, बाद में जयपुर ने स्वीकार किया है। तो ये भी सवाल दोस्तों यहां से पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों वहीं राजस्थान में बूंदी है, वहीं राजस्थान में दोस्तों भरतपुर है। भरतपुर दोस्तों जाटों का एरिया था, आपको याद होगा, भरतपुर है। और अंतिम में दोस्तों यहां पर पेशावर का नाम आता है, ठीक है। तो एक सीक्वेंस दोस्तों आपको याद रखने की जरूरत है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ये क्रम इनका है, इनका क्रम भी दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि एक बार बताइए कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम, तो ऐसे भी परीक्षा में दोस्तों सेट करने के लिए बोल सकता है। तो आप इन चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। मेरी बात समझ में आ गई ना? चलो आगे आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है कि वेलेजली ने नागरिक सेवा, देखिए चाहे नागरिक सेवा कहिए या नागरिक सेवा को ही दोस्तों सिविल सेवा भी कहा जाता था। नागरिक सेवा को ही क्या कहा जाता था, सिविल सेवा भी कहा जाता था। लिख रहा है वेलेजली ने, और आपको पता है सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ठीक है। सिविल सेवा का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों, कॉर्नवालिस को दोस्तों यहाँ क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। फिलहाल सवाल अलग पूछ रहा, सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है वेलेजली ने नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए जो भी सिविल सेवा में
युवक भर्ती होते थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए किसकी स्थापना किया? तो याद रखेगा सन 1800 ईस्वी में, याद रखेंगे ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो यहाँ पर ट्रेनिंग देने का काम होता था, ये भी याद रखेंगे। फोर्ट विलियम है कहाँ पर दोस्तों? कलकत्ता में। याद भी है दोस्तों फोर्ट विलियम कहाँ पर है? तो याद रखेगा कलकत्ता में है। इसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में किसने किया था? वेलेजली ने किया था। इस सवाल को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये लड़ा गया था दोस्तों 1799 ईस्वी में। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो एक तरफ दोस्तों अंग्रेज थे और दूसरी तरफ कौन था दोस्तों? टीपू सुल्तान था, ठीक है। टीपू सुल्तान था और इसी युद्ध में दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं, ठीक है। तो याद रखें मृत्यु हो जाती है। यहां पर दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि भी आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टम की संधि भी याद रखेगा, ठीक है। और उसी संधि के तहत दोस्तों मिला लिया जाता है, सहायक संधि भी लागू किया जाता है यहाँ पर। और 1799 में मैसूर को कहाँ मिला दिया जाता है? वो मिला लिया जाता है आपके अंग्रेजी राज्य में, ठीक है। तो याद रखेंगे किसके मध्य हुआ है, सारी चीजें आपको बता दिया गया, इसको याद रखेंगे। टाइम पीरियड भी दोस्तों आप जरूर याद रखेगा, ये 1799 की बात है। लिख रहा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। अब देखिए पूछने का मतलब क्या है, अब लोगों को लगेगा कि लॉर्ड वेलेजली ने ही नेतृत्व किया था। क्यों कलकत्ता छोड़ करके लॉर्ड वेलेजली जाएगा लड़ाई करने इनसे? नहीं, लॉर्ड वेलेजली तो दोस्तों गवर्नर जनरल है और गवर्नर जनरल युद्ध में थोड़े भाग लेता था। युद्ध में भाग लेते थे जो सेना के कमांडर होते थे, जो सेनापति होते थे, वो दोस्तों भाग लेते थे। और यहां पर दोस्तों याद रखेंगे जिस तरह से इसके पिता की अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें, जो हुआ था दोस्तों 1780 से 84 के मध्य, ठीक है। जिसमें दोस्तों इसके पिता हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली की क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी। उस समय में दोस्तों याद रखेगा आयरकूट को भेजा गया था, ठीक है। आयरकूट को भेजा गया था, ठीक है। तो वहां पर तो आयरकूट आया था लड़ाई करने के लिए। उसी तरह से इस वाले युद्ध में दोस्तों कौन आया था लड़ाई करने के लिए? तो जनरल स्टुअर्ट आया था। कौन आया था दोस्तों? दो लोग थे यहां पर, जनरल स्टुअर्ट, ठीक है। जनरल स्टुअर्ट दोस्तों आया था। ये चतुर्थ वाले की बात कर रहा है तो जनरल स्टुअर्ट का नाम याद रखेगा। और जनरल हेरिस, कौन कौन आया था दोस्तों? स्टुअर्ट और जनरल हेरिस। क्यों दोनों बता रहा हूं परीक्षा में? क्योंकि यार परीक्षा का क्या भरोसा, ठीक है। आपके परीक्षा में हो सकता है स्टुअर्ट दे दे, हो सकता है हेरिस दे दे, मैं नहीं बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों पिताजी से लड़ाई, जो हैदर अली से लड़ाई हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें कौन आया था? तो उसमें आया था दोस्तों कौन? याद रखेंगे आयरकूट आया था। आयरकूट को किसने भेजा था? तो उस समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग ने भेजा था, ठीक है। और वही यहां पर दोस्तों कौन आ गया? तो इसको वेलेजली ने भेजा है, जनरल स्टुअर्ट को और जनरल हेरिस को, ठीक है। समझ में आ गया ना अच्छे से बात? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे सुनो अगला क्वेश्चन, देखो क्या लिख रहा है। वेलेजली के किस भाई ने, अच्छा मतलब वेलेजली का एक भाई भी था और वो भाई दोस्तों याद रखेगा वेलेजली का भाई था और उसने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों भाग लिया था। सर ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था, ठीक है। ऑर्थर नाम था उसका। क्या नाम था? ऑर्थर नाम था। ये दोस्तों वेलेजली का भाई था, उसका नाम था ऑर्थर वेलेजली। क्या नाम था दोस्तों? ऑर्थर वेलेजली, ठीक है। ये ऑर्थर वेलेजली जो था दोस्तों, ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों हिस्सा लिया था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? तो 1799 ईस्वी में दोस्तों ये लड़ा गया था, ठीक है। लिख रहा है श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीतने के बाद, अब देखिए जब मैसूर की हार हो गया तो श्रीरंगपट्टनम राजधानी थी मैसूर की, ठीक है। तो वहां का जो दुर्ग था वो अंग्रेजों के खेमे में आ गया। तो लिख रहा है दुर्ग जीतने के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की सत्ता किस वंश को दोस्तों सौंप दिया? तो मैंने आपको कल भी समझाया था कि कभी भी अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हमारे अपने लोग बैठें, इसलिए दोस्तों वहां पर वाडियार राजवंश के लोगों को ही राजा बना दिया गया, ठीक है। तो वाडियार वंश के लोगों को दोस्तों वहां पे राजा चुना गया और अंग्रेजों के माध्यम चुना गया। अब जाहिर सी बात अंग्रेजों ने चुना तो कठपुतली राजा होंगे, सिंपल सी बात है, तो इसको भी याद रखेगा। सिंपल सी यहां पर एक लाइन याद रखेगा कि मैसूर राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार किया। और कब दोस्तों? तो याद रखेंगे 1799 ईस्वी में, ठीक है।
ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है तंजौर राज्य ने किस वर्ष सहायक संधि स्वीकार किया। अभी हमने नंबर 1 पे पढ़ा था दोस्तों कि 1700, पूरा याद करा दे रहा हूं आपको, ठीक है। अभी हमने नंबर 1 पे पढ़ा था कि 1798 में हैदराबाद ने स्वीकार किया, ये पहला था स्वीकार करने वाला। नंबर 2 पर दोस्तों हमने देखा 1799 में क्या हो गया दोस्तों, मैसूर ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो अब कोई था नहीं लड़ने वाला, तो कोई बात ही नहीं बनता था। तंजौर ने दोस्तों किस वर्ष स्वीकार किया है, तो तंजौर ने इस युद्ध के ठीक बाद स्वीकार किया है। युद्ध पहले हुआ था और बाद में दोस्तों तंजौर ने स्वीकार किया, तो ये भी 1799 में ही स्वीकार किया है। सन की बात करेंगे तो अगर उसमें समय देखेंगे तब आपको थोड़ा सा चेंजिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो तंजौर ने भी दोस्तों यहां पे स्वीकार कर लिया, तो 3 नंबर पे क्या हो गया दोस्तों, तंजौर। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर की तरफ आएंगे, तब दोस्तों 1801 ईस्वी में अवध स्वीकार करेगा। कौन करेगा दोस्तों, 1801 में अवध स्वीकार करेगा, फिर जोधपुर स्वीकार करेगा, फिर जयपुर स्वीकार करेगा, फिर बूंदी स्वीकार करेगा, फिर भरतपुर स्वीकार करेगा और अंत में जाकर पेशावर स्वीकार करेगा, ठीक है। ये हमने एक सीक्वेंस तय किया है, इस सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में सीक्वेंस भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए और आगे बढ़िए। अगला लिख रहा, अवध ने किस वर्ष सहायक संधि को स्वीकार किया था। अवध राज्य ने दोस्तों किस वर्ष स्वीकार किया, तो मैंने कई बार आपको बताया कि सन 1801 ईस्वी में दोस्तों अवध ने स्वीकार किया था, ठीक है। तो याद रखेगा नवंबर 1801। आपको बहुत नवंबर दिसंबर रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये मैसूर वाले केस में दोस्तों याद रखेगा, मैसूर और तंजौर वाले केस में याद रखेगा कि मैसूर ने भी 1799 में किया लेकिन पहले किया है, और तंजौर ने जो किया है वो बाद में किया है, ठीक है। ये भी 1799 में किया है, वो बाद में किया है, ठीक है। तो ये पहले है और ये बाद में है, दोनों बातें आपको याद रखना, ठीक है। और 1801 में आकर अवध निकल लिया। लिख रहा मराठा पेशवा ने किस वर्ष सहायक संधि को स्वीकार किया। जी हाँ दोस्तों, जो मराठा थे उसने, मराठाओं में दोस्तों आपको पता है कि मराठा के जो राजा थे वो अब उतने ज्यादा मजबूत नहीं बचे थे। पेशवा जो उनका प्रधानमंत्री था दोस्तों, ये मुख्य पद हो गया था और पेशवा ही राज्य का संचालन करता था, पूरा निर्णय लेने का काम भी पेशवा करता था, राजा खाली गद्दी पर बैठा रहता था, ठीक है। अब दोस्तों मराठा पेशवा ने यहां पर स्वीकार तो किया, लेकिन आपको एक काम की बात बताओ, यहां पर दोस्तों पूरा का पूरा काम ही कर दिया, मतलब एक तरह से आप समझिए कि कहानी खत्म हो जाती पेशवाओं को, इतना कमजोर कर दिया अंग्रेजों ने इस संधि के माध्यम से पेशवाओं की स्थिति को कि आगे पेशवाओं को बस पेंशन देके भेज देगा, हटा देगा, इनका राजपाट खत्म, ठीक है। तो लिख रहा मराठा पेशवा ने किस वर्ष दोस्तों संधि स्वीकार किया है, तो ठीक अगले साल, ये नवंबर में किए थे और ये दोस्तों दिसंबर में करेंगे 1802 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 1802 ईस्वी में इन्होंने स्वीकार किया है। अच्छा, आपके मन में भी आ सकता है उसमें मराठा पेशवा था कौन सर, तो याद रखेगा बाजीराव दूती था। कौन था दोस्तों, बाजीराव दूती ने दोस्तों यह संधि स्वीकार किया था, जिसके तहत दोस्तों यह अंग्रेजी राज में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे। अच्छा, कौन सी संधि हुई थी दोस्तों यहां पर, तो याद रखेंगे एक संधि हुई थी बसिन की संधि। कौन सी संधि हुई थी, बसिन की संधि। उसी संधि से दोस्तों इनकी स्थिति क्या हो गई थी, और ज्यादा कमजोर हो गई थी, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है भोसले ने किस वर्ष सहायक संधि को स्वीकार किया, ठीक है। भोसले ने दोस्तों सहायक संधि को कब स्वीकार किया, तो जिस तरह से मराठा थे, इसी मराठा की अन्य शाखा भोसले थे, इन्हीं की अन्य शाखा में सिंधिया के बारे में हम पढ़ते हैं, याद रखेंगे। तो भोसले ने दोस्तों याद रखेगा ठीक अगले साल, ये दिसंबर में थे 1802 में, वो दिसंबर 1803 में दोस्तों, एकदम लाइन से है, एकदम लाइन से, ठीक है। 1803 में दोस्तों ये स्वीकार करते हैं। अच्छा, भोसले से दोस्तों अंग्रेजों ने कौन सी संधि किया था, तो याद रखेंगे देवगांव की संधि। कौन सी संधि किया था, देवगांव की संधि, ठीक है। तो याद रखेंगे, सवाल ये भी आ सकता है, जैसे पूछ सकता है ना कि भोसले ने किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों के सहायक संधि को स्वीकार किया, तो याद रखेंगे वहां पर देवगांव की संधि हुई थी, जो हुआ था दिसंबर 1803 में, ठीक है। एकदम सीक्वेंस आपको याद हो गया ना, इसको ध्यान रखेंगे। याद रखेगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। विश्वास कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि स्टडी 91 यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर फ्री कंटेंट वो भी इस क्वालिटी का दे रहा है जो हमें अपने कोचिंगों में या किताबों में नहीं देखने को मिलता है, तो ये भी आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जो हमारी किताबें हैं इसमें भी अद्भुत तरीके से कंटेंट लिखे गए हैं। एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर आपको लगेगा कि वाकई ये किताबें हमारे काम की हैं। इन किताबों के माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो और बेहतर तैयारी हो पाएगी, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। किताबें आपको ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन से, जहां फ्री डिलीवरी के तहत दोस्तों किताबें भी भेजी जा रही है, ठीक है। कोई डिलीवरी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी देना कि सर किताब हमारे घर आ जाए 2-4 दिन बाद ही सही, ठीक है, लेकिन हमारे हाथ में किताब आ जाएगी सर, पैसा हम तब देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्लिपकार्ट पे आपको भरोसा होगा, अमेजन पे भरोसा होगा, मीशो पे भरोसा होगा, वहां से भी जाकर दोस्तों आप किताबों
किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं। उसके बाद भी अगर कहीं आपको दिक्कत परेशानी है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, इस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं कि सर कैसे ज्वाइन किया जाए, ठीक है, या फिर कैसे परचेज किया जाए। तो आगे लिख रहा है दोस्तों, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच दोस्तों कौन सी संधि हुई। देखिए सिंधिया एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों सिंधिया जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों, अभी तक क्या हो रहा था कि अंग्रेज जहां जहां जा रहे थे लोग डर के मारे सरेंडर कर दे रहे थे, कोई विरोध नहीं हो रहा था। चाहे हम निजाम की बात कर दें, हैदराबाद के निजाम, ऐसा नहीं कि विलेज अली को युद्ध करना पड़ा, ठीक है, या फिर हम मैसूर की बात कर दें तो मैसूर का युद्ध टीपू सुल्तान के मरने के बाद वैसे भी समाप्त हो गया था, तो वैसे भी उसका विलय हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों बाकी के जो लोग थे कहीं युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। सिंधिया को जब दोस्तों अंग्रेजों ने चाहा कि सहायक संधि को स्वीकार करें तो सिंधियाओं ने दोस्तों विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ लिया, ठीक है। बाद में दोस्तों सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, याद रखेंगे, सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, अर्जन गांव, जी हाँ दोस्तों, सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है और उस संधि के तहत दोस्तों जाकर थोड़ी मोड़ी बात बनती है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखेंगे, अच्छा ये वाली घटना घटी कब दोस्तों, तो याद रखेंगे 1803 में, दिसंबर 1803 में ही। अभी हमने पीछे पढ़ा दोस्तों, दिसंबर 1803 में यहाँ भोसले की बात पढ़ा था, दिखा दूं मैं आपको, यहाँ भोसले की बात पढ़ा था कि दिसंबर 1803 में भोसले ने देवगांव की संधि किया और अंग्रेजों के सहायक संधि को दोस्तों स्वीकार कर लिया था। लेकिन यहाँ पर सिंधियाओं ने नहीं स्वीकार किया था, हालांकि ये भी 1803 की बात है और बाद में सुरजी अर्जन गांव की संधि किया गया, ठीक है। तो और अच्छा, सिंधियाओं ने दोस्तों कब स्वीकार किया, तो याद रखेंगे सिंधियाओं ने आकर के फरवरी में स्वीकार किया, फरवरी 1804 में दोस्तों आकर के जब पूरी तरह से अंग्रेजों ने बाध्य कर दिया, तब दोस्तों सिंधिया ने क्या किया था, तब जाकर सिंधिया ने स्वीकार किया, ठीक है, तब सिंधिया ने स्वीकार किया, ठीक है। ये भी याद रखेगा तथ्य। लिख रहा है किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, अगर ये नहीं वाला सवाल पूछे ना तो बताएगा सिंधिया ने, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिंधिया एकमात्र ऐसे लोग थे दोस्तों जिन्होंने सहायक संधि का विद्रोह किया, उसके विपक्ष में जाकर काम किया। और आपको बता दूं 1804 में ऐसे ही नहीं, 1804 में दोस्तों युद्ध भी लड़ा सिंधियाओं ने, ठीक है। यहां सुरजन अर्जन गांव की संधि भले हुई, लेकिन 1804 में दोस्तों एक युद्ध भी लड़ा गया, ठीक है। और उस युद्ध में दोस्तों आपको पता होगा कि जो होलकर वगैरह थे, ठीक है, होलकरों ने भी दोस्तों यहां पर, अच्छा ये युद्ध तो हुआ और साथ में दोस्तों होलकर, याद रखेंगे, होलकर ने भी दोस्तों ये संधि को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। होलकरों ने स्टार्टिंग में सिंधिया ने नहीं स्वीकार किया, लेकिन जब युद्ध लड़ा गया दोस्तों तो युद्ध के बाद स्वीकार कर लिया, युद्ध के बाद स्वीकार कर लिया, ठीक है। लेकिन जो होलकर थे दोस्तों इन्होंने आजीवन नहीं स्वीकार किया, तो दोनों पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, आजीवन नहीं स्वीकार किया, याद रखेंगे। होलकरों ने आजीवन नहीं स्वीकार किया, सिंधिया भी नहीं करते, लेकिन क्योंकि सिंधिया युद्ध में पराजित हो गए थे, कमजोर हो गए थे, इसलिए मजबूरन सिंधियाओं को जो है यहां पर स्वीकार करना पड़ा। दोनों बात क्लियर है ना, साफ साफ एकदम बता रहा हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन मत रखिए। केवल दो ही पार्टी थी जो विद्रोह में थी, ठीक है, और उसमें से फाइनली दोस्तों कौन नहीं स्वीकार करता, तो होलकर नहीं स्वीकार करते हैं। ये होलकर रहते कहां थे, ये इंदौर के होलकर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़िए, लिख रहा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद आयरलैंड के लॉर्ड वर्ग ने लॉर्ड विलेज अली को दोस्तों कौन सी उपाधि दे दिया दोस्तों, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जैसे बड़े राजा की दोस्तों हत्या हो गया था, तो यहां पर दोस्तों विलेज अली को उपाधि जो मिला था, वो उपाधि मिला था मार्क्विस की उपाधि। कौन सी उपाधि, मार्क्विस। किसकी उपाधि मिली दोस्तों, मार्किस की उपाधि। एक सवाल और याद रखेगा, सवाल ऐसे भी पूछता है कि मार्क्विस की उपाधि वेलेज अली को किसने दिया था, तो याद रखेगा आयरलैंड के जो लॉर्ड वर्ग के लोग थे दोस्तों, ठीक है, उन्होंने दोस्तों इसे दिया था, इसकी उपाधि मार्क्विस की उपाधि दिया था। तो याद रखेंगे, ये भी आपके लिए बेहतरीन सवाल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है कि लॉर्ड वेलेज अली के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल दोस्तों कौन बना। जब वेलेज अली का टाइम पीरियड समाप्त हो जाता है, और वेलेज अली दोस्तों याद रखेंगे कब से कब तक रहा, तो याद रखेंगे 1798 में आया था और 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक दोस्तों वेलेज अली क्या रहता है, गवर्नर जनरल रहता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। अच्छा, इसके बाद दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, तो याद रखेंगे लॉर्ड वेलेज अली के बाद, तो याद रखेंगे दोस्तों वेलेज अली के बाद यहां बनेगा लॉर्ड मिंटो प्रथम। कौन बनेगा दोस्तों, लॉर्ड मिंटो प्रथम। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड मिंटो प्रथम आ जाएगा। अब इनका टाइम पीरियड 1805 में समाप्त हो रहा है और इसका 1805 में शुरू हो रहा है, तो याद, अच्छा एक चीज और बता दूं,
यहाँ पर एक छिपा हुआ तथ्य है दोस्तों। आपको मैंने एक चीज और बताया था पिछली क्लास में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गया था 1793 में वापस गया था, वो दोबारा गवर्नर जनरल बन के आया था। तो वेलेजली के बाद दोस्तों गवर्नर जनरल बन के आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहले इसको याद रखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत सारे बच्चे यहाँ धोखा खा जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप याद रखेगा, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों भारत आया है और लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुनः गवर्नर जनरल बना दिया गया। और कब से कब तक दोस्तों, याद रखेगा, जुलाई 1805 से लेकर के, जुलाई 1805 से लेकर के कब तक दोस्तों, याद रखेगा, अक्टूबर 1805, अक्टूबर 1805, ठीक है। अक्टूबर में दोस्तों उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जो है पीड़ित हो जाता वो, और इसके बाद दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है और गाजीपुर में दोस्तों इसका मकबरा बना हुआ है, ठीक है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसका क्या बना हुआ दोस्तों, मकबरा बना हुआ है, ठीक है। मकबरा इसका कहाँ बना हुआ है, गाजीपुर में बना हुआ है, ठीक है। तो 1805 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब ये मर जाता है तब दूसरा आएगा, तब मिंटो प्रथम आएगा। ऐसा नहीं कि पहले मिंटो प्रथम आ गया, ठीक है। तो हम पूरा सीक्वेंस देख रहे हैं ना, हम तो जहां अस्थायी गवर्नर जनरल कोई आ रहा है हम तो उसको भी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये छिपा हुआ तथ्य है, अगर ध्यान नहीं जाएगा तो आपको याद भी नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखेगा, पहली बार जब आया था वो, ठीक है, तब कॉर्नवालिस की मृत्यु नहीं थी। जो दोबारा गवर्नर जनरल बन के आता है तब कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है। और भारत में ये जिसकी मृत्यु होती है, एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसका मकबरा भारत में बना हुआ है। सवाल ये भी आता है कि बताइए वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसका मकबरा भारत में है, तो क्या बताएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भारत में है, गाजीपुर के उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये बना हुआ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मकबरा बना हुआ है, ठीक है। गाजीपुर के उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, ठीक है। लिख रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस के मृत्यु के पश्चात, जी हाँ दोस्तों, मृत्यु के पश्चात भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, तब आएगा दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड मिंटो प्रथम। क्या आएगा दोस्तों, लॉर्ड मिंटो प्रथम, जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड मिंटो प्रथम। अब आएगा दोस्तों 1805 में, अक्टूबर 1805 में आएगा और 5 से लेकर 1809 ईस्वी तक दोस्तों ये यहाँ का क्या रहता है, गवर्नर जनरल बन के रहता है, ठीक है। इसको याद रखेगा, 1805 से लेकर के नहीं 1809 नहीं 1807 तक ही रहता है, ठीक है। 1807 तक रहेगा, बहुत कम समय के लिए रहता है दोस्तों। मिंटो प्रथम बहुत कम समय के लिए, केवल 2 साल के लिए दोस्तों ये गवर्नर जनरल बन के भारत में रहता है, ठीक है। लिख रहा होलकर, होलकर के बारे में पहले बता दिया दोस्तों। होलकर कहाँ के रहने वाले थे, या इंदौर के रहने वाले थे, और इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। सहायक संधि को सहायक संधि को नहीं किया स्वीकार, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा होलकर ने जॉर्ज बार्लो के साथ दोस्तों कौन सी संधि किया था। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज बार्लो, ये जॉर्ज बार्लो के साथ दोस्तों इसने कौन सी संधि किया था, ये आपको बताना है। जॉर्ज बार्लो, एक सेकंड, मिंटो प्रथम नहीं आएगा भाई, 1807 में मिंटो आता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप सही करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। यहाँ पहले आएगा जॉर्ज बार्लो, क्या आएगा दोस्तों, कॉर्नवालिस के ठीक मृत्यु के बाद दोस्तों कौन आएगा, जॉर्ज बार्लो आता है। ये जॉर्ज बार्लो दोस्तों 1805 से लेकर 1807 तक रहता है। बाद में दोस्तों 1807 से लेकर के 1813 तक, ठीक है, 7-6-13 5-6 साल के लिए दोस्तों, तब वहां पर मिंटो प्रथम आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ये स्टार लगा लीजिएगा। देखिए क्या है ना कि अगर आप थोड़ा सा भी स्किप किए दिमाग से तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है, परेशान मत होइए, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। देखिए मैं कोई गूगल नहीं हूं, और मैं मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है तो मैं इसको ह्यूमन एरर मानता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी क्लास को यहां से कट कर दूं, फिर नया पार्ट बना के यहां से जोड़ दूं, ये सब नौटंकी अपने बस की बात नहीं भैया, ठीक है। इत्मीनान से पढ़ाता है, ह्यूमन एरर है, दिमाग में है चीजें, कहीं से चोरी नहीं करना है, कहीं से नकल नहीं मार सकते हैं, जो याद है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एरर है, कभी कभी कालक्रम में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ कॉर्नवालिस की जब मृत्यु होती तो पहले जॉर्ज बार्लो आया, ठीक है, और जॉर्ज बार्लो के बाद कौन आएगा दोस्तों, तब मिंटो प्रथम आएगा। मिंटो, वही तो मैं कहा 2 साल मिंटो प्रथम, तो थोड़ा सा स्किप कर रहा था वहां पे। तो 1807 से लेकर 13 तक दोस्तों मिंटो प्रथम का कार्यकाल है, ठीक है, पहले यहां याद रखिएगा। तो दोस्तों यहां लिख रहा है होलकर ने जॉर्ज बार्लो के साथ कौन सी संधि की। ये होलकर वही थे जिन्होंने कभी सहायक संधि तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब अगला गवर्नर जनरल दोस्तों जॉर्ज बार्लो आता है तो उसके साथ दोस्तों 1805 ईस्वी में इन्होंने राजपुर घाट की संधि स्वीकार किया, ठीक है। राजपुर घाट, ठीक है, राजपुर घाट की संधि दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजों के साथ किसकी होती है दोस्तों, होलकरों की होती है। तो ये सवाल भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है कि जॉर्ज बार्लो के समय किस स्थान पर सैनिकों का विद्रोह हुआ था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, याद रखेंगे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आता है, लोगों के ध्यान डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो जॉर्ज बार्लो के समय पे कहां पर दोस्तों सैनिक विद्रोह हुआ था, जहां पर बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। तो यह विद्रोह हुआ था दोस्तों 1806 ईस्वी में, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम वेल्लौर का सैनिक विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं, वेल्लौर
का सैनिक विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, वेल्लोर का सैनिक विद्रोह इसे कहा जाता है, याद रखेंगे। और ये किसके समय में हुआ था? ये जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज बार्लो। इसका टाइम पीरियड भी दोस्तों आपको याद रखना है कि 1806 ईस्वी में दोस्तों ये हुआ था, ठीक है। लिख रहा है सर जॉन सोर के बाद सर जॉन सोर के बाद किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? तो सबसे पहले दोस्तों कॉर्नवालिस के बाद जो सर जॉन सोर आए थे दोस्तों, सर जॉन सोर का टाइम पीरियड क्या था? 1793 से लेके 98 ईस्वी तक, ठीक है। उसी में दोस्तों हस्तक्षेप की नीति इन्होंने अपनाई थी। इसके बाद दोस्तों हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन दोस्तों किसने किया था? तो जॉर्ज बार्लो ने ही किया था, ठीक है। जॉर्ज बार्लो ने ही दोस्तों इसका कड़ाई से पालन किया था हस्तक्षेप की नीति का, ठीक है। जैसे जॉर्ज बार्लो था उसी तरह से जॉन सोर भी रहे अपने समय में, याद रखेंगे। लिख रहा है जॉर्ज बार्लो के बाद गवर्नर जनरल कौन बना? जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज बार्लो के बाद गवर्नर जनरल कौन बना? तो यहां पर दोस्तों आएगा नाम मिंटो प्रथम का। किसका नाम आएगा? मिंटो। बताइए यही ना आएगा मिंटो प्रथम का? बिल्कुल आएगा मिंटो प्रथम। भाई घबराइएगा मत, हमेशा गलत नहीं होता है। तो 1807 से लेकर के 1813 तक दोस्तों टाइम पीरियड किसका है? ये मिंटो प्रथम का है, याद रखेगा। जॉर्ज बार्लो के बाद मिंटो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लिख रहा है कि 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो प्रथम के साथ कौन सी प्रसिद्ध संधि हुई थी? तो 1809 ईस्वी में दोस्तों याद रखेंगे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह, क्या नाम है दोस्तों? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में दोस्तों कौन सी संधि हुई थी? याद रखेंगे अमृतसर की संधि। कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों? याद रखेंगे 1809 ईस्वी में दोस्तों ये अमृतसर की संधि हुई है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उन सभी प्रश्नों पर दोस्तों मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं। इन सारे तथ्यों को याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों सवाल बन ही नहीं पाएगा। आप कोशिश करिएगा। देखिए यार, मैं इतना मेहनत से पढ़ाता हूं ना, मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस और मजबूत होगा, और मुझे यही करना है, मुझे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा अमृतसर की संधि पर अंग्रेजों की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों दो पार्टी थी, एक तो पंजाब वाली पार्टी थी, तो पंजाब की तरफ से दोस्तों हस्ताक्षर किसने किया था? तो याद रखेगा रणजीत सिंह ने किया था हस्ताक्षर, रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किया था। और दूसरी तरफ दोस्तों याद रखेगा अंग्रेज थे, और अंग्रेजों की तरफ से दोस्तों किसने हस्ताक्षर किया था? तो देखिए गवर्नर जनरल आपके अगर आपसे पूछे कुछ समय दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो गवर्नर जनरल तो दोस्तों कौन था? आपका मिंटो प्रथम था। लेकिन मिंटो प्रथम साइन करने थोड़े आएगा, मिंटो प्रथम को कोई एग्रीमेंट थोड़े करना है। यहां पर दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ ने साइन किया था। किसने किया था? चार्ल्स मेटकाफ ने दोस्तों साइन किया था। इसका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सवाल आता परीक्षा में, इसको भी ध्यान रखेंगे। लेकिन मिंटो प्रथम के कार्यकाल में कौन सा चार्टर एक्ट दोस्तों पारित हुआ था? तो दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। जी हाँ दोस्तों, 1813 का चार्टर एक्ट दोस्तों इसके समय में पारित हुआ है, इसको भी याद रखेगा। क्यों पारित करना पड़ा दोस्तों? क्योंकि इसके पहले 1793 का चार्टर एक्ट आया था, और उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको व्यापार की अनुमति अगले 20 सालों के लिए दिया गया था, और 20 साल दोस्तों 1813 में पूरा हो रहा था, ठीक है। तो 93 में 20 साल जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो इसलिए 13 में मजबूरन यहां पर चार्टर एक्ट लाना पड़ा, क्योंकि अगर यह चार्टर एक्ट नहीं आता तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार करने का सौभाग्य था वो शायद उसके हाथों से चला जाता। इसीलिए दोस्तों इस चार्टर एक्ट को लाया गया, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों के साथ, जी हाँ दोस्तों किसके साथ? सिंध के अमीरों के साथ शाश्वत, लिखेगा शाश्वत ऐसे, शाश्वत मित्रता दोस्तों कब किया था? तो शुरुआत में दोस्तों अमीरों के साथ हमेशा झगड़ा होता था, लेकिन बाद में दोस्तों मित्रता हो गया। कब? 1809 में ही, ठीक है। 1809 में यहाँ के सिंध के अमीरों के साथ भी दोस्तों अंग्रेज मित्रवत रहने लगे। ये चीजें याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों अगर मैं राजपूत राज्यों की बात करूं तो राजपूत राज्यों में सबसे पहले दोस्तों जोधपुर ने स्वीकार किया है, जोधपुर के बाद दोस्तों जयपुर ने स्वीकार किया है, जयपुर ने स्वीकार किया है। तत्पश्चात याद रखेगा दोस्तों बूंदी ने स्वीकार किया है, और उसके बाद दोस्तों भरतपुर ने स्वीकार किया है, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर दोस्तों आपसे पूछना अलग कुछ चाह रहा है, सवाल दे रहा है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो राजपूत राज्यों से सहायक संधि क्यों करना चाहती थी? क्यों? क्योंकि दोस्तों वो अंग्रेजों का प्रभुत्व
स्थापित करना चाहती थी। ठीक है, याद रखेगा, स्थापित करना चाहती थी और उसीलिए दोस्तों ये सहायक संधि उनसे करना पड़ा, वरना और कोई रीजन नहीं था। राजपूत जो होते थे दोस्तों अपने राजा को ही अपना प्रधान मानते थे, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों को अपना प्रभुत्व स्थापित करना था, अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करनी थी, इसीलिए दोस्तों इन्होंने सहायक संधि किया। ठीक है, आगे पढ़िए। सहायक संधि द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों की किस चीज को दोस्तों नियंत्रित किया? तो जो भारतीय राजाओं के साथ सहायक संधि किया गया है उससे दोस्तों किस चीज को नियंत्रित किया गया? तो दोस्तों सहायक संधि के माध्यम से जो विदेशी संधियां होती थी, विदेशी संधियां होती थी या विदेशी मित्रता जो होते थे दोस्तों, ठीक है, उसको दोस्तों इन्होंने नियंत्रित कर दिया कि विदेश से भारतीय राजाओं को किसी भी तरह का कोई जो है संबंध ना हो। ठीक है, विदेशी राष्ट्रों से संबंध कोई ना हो। ठीक है, विदेशी राष्ट्रों से संबंध ना हो, क्योंकि अगर विदेशी राष्ट्रों से संबंध होगा तो अंग्रेजों को खतरा हो जाएगा। तो ऐसे में उस संबंध को समाप्त करना था इस सहायक संधि के माध्यम से, यही मूल रीजन था सभी संधियों के पीछे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आज का सेशन फिलहाल यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में दोस्तों आगे की चर्चाएं हम करेंगे। ठीक है, देखिए स्टडी 91 के साथ बने रहिए, हमेशा आपको कुछ नई चीजें मिलती रहेंगी और नए नए तरीके भी मैं आपको सिखाता रहूंगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को पढ़ते हुए हम आगे चल रहे हैं। और देखिएगा ध्यान से, अगर आपने सीक्वेंस से क्लास नहीं देखा तो प्लीज आपसे निवेदन है आप क्लास को सीक्वेंस से ही देखें, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों बहुत सारे विषय पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों किताबें आ गई हैं, कोर्स आ गए हैं, तो एक मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ। आपको खुद ही लगेगा कि वाकई यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं वो शानदार दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास दोस्तों समाप्त होती है। एक निवेदन आप सभी से है, कल आप बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, सच बताऊं मैंने बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई भी दिया है, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। निवेदन है दोस्तों, फिर से दोस्तों अगर आज आपको लगे कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं और अच्छे क्वालिटी कंटेंट की चीजें लेकर आ रहे हैं तो आप अपना कमेंट जारी रखिएगा, लाइक भी करिएगा। कोशिश कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने का। अगर किसी तरह के टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से आप कनेक्ट हो तो वहाँ पर दोस्तों वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएँ। ठीक है, शिक्षा को बढ़ाना हमारा मूल उद्देश्य है और आप भी अगर उसमें सहयोग करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।